नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक मशहूर बांग्ला कहावत है, जो तो मौत तो पौथ। इस कहावत का मतलब है सभी धर्मों के अलग अलग रास्ते हैं पर सबका लक्ष्य एक है। लेकिन इसी बांग्ला कहावत को अलग अलग सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। आज बंगाल में धर्म के वास्ते सियासी रास्ते पर रेस लगी हुई है। धर्म के एंगल से वोट और वोट मांगने वालों का ईमान तौला जा रहा है। क्या बंगाल में हिंदू वोट बिखरा हुआ है और मुस्लिम वोट एकजुट है? क्या बंगाल में 2 से 5% मुस्लिम वोट दीदी से खिसका तो कुर्सी खिसक जाएगी? आज बंगाल चुनाव का हर दृष्टिकोण और उसका संपूर्ण विश्लेषण। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन्हीं 3 पत्ती में विजय दिलाने वाला एक तुरूप का इक्का साबित होगा। पहली पत्ती है मुस्लिम कार्ड, दूसरी पत्ती है ओवैसी कार्ड, तीसरी पत्ती है ध्रुवीकरण कार्ड। 3 पत्ती की ताकत का सियासी तिलिस्म ऐसा है कि दीदी के बंगाल का तख्त-ताज अब इनका ही मोहताज हो गया है, क्योंकि जिधर 30% मुसलमान उधर सत्ता का सिंहासन। मुसलमान दीदी से रूठा तो बंगाल में कमल खिलेगा, मुसलमान दीदी के साथ खड़ा रहा तो बीजेपी की राह में रोड़े ही रोड़े मिलेंगे, मगर मुसलमान भाईजान पर मेहरबान हुआ तो बंगाल का सियासी कल्चर बदल जाएगा। सब कुछ तय करेगा बंगाल का धर्म कांटा। जो बंगाल में कभी नहीं हुआ वही धर्म वाला प्रयोग शुरू हो गया। मुद्दा और एजेंडा सेट हो गया। पक्ष हो या विपक्ष, धुरी मुस्लिम कार्ड पर घूमती आपको दिखाई देगी। पक्ष में तर्क ये कि मुस्लिम वोटर सत्ता दिलाएंगे, विपक्ष में तर्क ये कि मुस्लिम एकजुट ध्रुवीकरण कराएगी। उन्नीस 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन में 9 सीटों पर विजय पाई। 1980 में जनसंघ से बीजेपी का उदय हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में 1952 जैसी जीत ना तो रिपीट कर सकी, ना ही स्ट्राइक रेट सुधरा और ना ही सक्सेस रेट। लेकिन ममता दीदी के बंगाल में मोदी ने 2019 में अप्रत्याशित बदलाव की एक धारा बहा दी और उसी धारा को रफ्तार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। धर्म के नाम पर कौन कौन सियासी काम पर? क्या बंगाल में ध्रुवीकरण का गुप्त गठबंधन? क्या ओवैसी की एंट्री से हारेगी दीदी, जीतेंगे मोदी? मुसलमान मतदाता के भाग्य विधाता वाला दृष्टिकोण, दीदी या भाईजान, किसके साथ मुसलमान? बंगाल के सत्ता प्रतिष्ठान का रास्ता मुस्लिम वोटरों की पसंद नापसंद से होकर गुजरता है। अगर बंगाल में लेफ्ट के अभेद्य दुर्ग को ममता दीदी ने ढाया तो मुस्लिम वोटर का सपोर्ट बड़ा फैक्टर बना। गुजरे 9 सालों में मुस्लिम वोटरों के समर्थन से ममता बनर्जी सभी बड़े या छोटे चुनाव जीत चुकी हैं। यहां तक कि बीजेपी भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर चुकी है। लोकसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वो बंगाल में भी बीजेपी हुकूमत में आने से लव जिहाद का खिलाफ कानून बनाएगा। हम लोग का अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। बंगाल के चुनावी सफर का इतिहास गवाह है
सियासी की वही गाड़ी सत्ता के दरवाजे तक पहुंची जिसका टिकट मुस्लिम मतदाताओं ने खरीदा, जिस गाड़ी पर मुस्लिम वोटर सवार हुए। बंगाल की चुनावी नर्सरी में वोटों की खेती में सबसे उपजाऊ जो फसल मानी गई वो मुस्लिम मतदाता है। बंगाल की सियासत का संपूर्ण परिदृश्य मुस्लिमों के इर्द गिर्द आपको घूमता दिखेगा। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जारी है तो राष्ट्रव्यापी मुस्लिम नेता की छवि बनाने में जुटे हैदराबादी भाईजान नए प्रयोग को विस्तार देने बंगाल की सियासी लैब पहुंच गए। भाई आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं, हम इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे ममता को। यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसे जीती? क्या आप 16 कर लिए थे? बिहार का इंपेरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर MIM ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस RJD के लोग, 6 सीट पर NDA जीता। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर, इसके बारे में सोचना है। मुस्लिम वोटर का 2 वर्ग बंगाल में मौजूद है, एक वर्ग उर्दू भाषी, दूसरा बंगाली मुस्लिम। बंगाल में मुस्लिम करते हैं टैक्टिकल वोटिंग। 2011 के विधानसभा चुनाव में 59 मुस्लिम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और यही आंकड़ा 2016 में भी हूबहू बरकरार रहा। 2016 में भी 59 मुस्लिम विधायक बने। भले ही ये 294 सीटों का मात्र 20% हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 20% मुस्लिम विधायक पूरे बंगाल में 100 से अधिक सीटों पर असर डालते हैं। बंगाल में बीजेपी 200 प्लस के मिशन की गणित पर काम कर रही है, लेकिन ये सियासी गणित तभी काम करेगा जब मुस्लिम वोटों का बिखराव हो। इसे समझने के लिए आपको 5 भौगोलिक क्षेत्र में बटे बंगाल का वोट वाला पूरा भूगोल समझाएंगे। सेंट्रल बंगाल में करीब 56.6% मुसलमान आबादी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में 45.7%, दक्षिण बंगाल में 24.1%, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 14.9%, तो जंगल महल जोन में 9.1% मुस्लिम वोटर हैं। आज करीब 30 करोड़ मुस्लिम वोटर है, जिसका 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर वर्चस्व है। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर के अनुसार से राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, इसका साक्षात प्रमाण बंगाल की चुनावी प्रयोगशाला है। कांग्रेस के साथ मुस्लिम यानी बंगाल में कांग्रेस सरकार, लेफ्ट के साथ मुस्लिम यानी बंगाल में लेफ्ट की सरकार, TMC के साथ मुस्लिम यानी बंगाल में ममता सरकार। बंगाल के चुनावों में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होते हैं। वाम का किला ढहने के पीछे की कई वजहों में एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट का पाला बदलकर ममता के पीछे आ खड़ा होना भी था। ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि मुस्लिम चुनाव जिताऊ फैक्टर हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है? क्या 30% एकजुट मुस्लिम मतदाता हिंदू वोटर पर भारी पड़ता है? सरल शब्दों में आपको बताएं तो मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण परगना मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। मुर्शिदाबाद देश का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है, जहां 66% मुस्लिम आबादी है, जबकि मालदा में 51% है। सिर्फ इन 5 जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीट हैं। टोटल 294 विधानसभा में 130 सीटों पर मुस्लिम आबादी 27% है। मुसलमान मतदाताओं का वोटिंग का पैटर्न बताता है कि जीत में बड़ा फैक्टर वही है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद TMC का वोट शेयर बरकरार रहा, क्योंकि मुस्लिम दीदी के साथ खड़े रहे। साल 2014 में 40% मुस्लिम वोट तृणमूल के खाते में आए, लेफ्ट के खाते में 31%, कांग्रेस को 24% मुस्लिमों ने वोट दिया, तो बीजेपी को 2% वोट मिला। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में TMC को 70% मुस्लिम वोट मिले, कांग्रेस को 12%, लेफ्ट को 10%, बीजेपी को 4%। बंगाल में एम फैक्टर को यूं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2016 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। 2019 लोकसभा के चुनाव में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। 2018 में लोकल बॉडी इलेक्शन में 800 से ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया। यहाँ तक बीजेपी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से मीटिंग कर सपोर्ट की भी अपील की थी। यानी बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत सभी दलों को पता है और कोई उसे नजरअंदाज नहीं करता। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2019 चुनाव में ममता बनर्जी को 70% मुसलमानों ने वोट दिया। मुसलमानों का ममता बनर्जी में विश्वास है। वैसे भी मुस्लिमों की तरह इबादत करने या दुपट्टे की तरह सिर पर साड़ी रखने से परहेज नहीं करती, लेकिन क्या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और हैदराबादी भाईजान की बंगाल की सियासत में नई नई केमिस्ट्री ममता बनर्जी की जीत में रोड़ा अटका सकती है? भले ही ओवैसी की एंट्री से सियासी गलियारे में हलचल हो, लेकिन बंगाल की सच्चाई यही है कि आर पार की लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आ रही है। के बंगाल चुनाव में सत्ता का मैदान जीतने के लिए 4 खिलाड़ियों की दावेदारी है। एक छोर पर खड़ी है बंगाल की दीदी कही जाने वाली 10 साल से मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रही ममता बनर्जी, तो उन्हें चुनौती देने के लिए जोर शोर से मैदान में है बीजेपी। इस बार जोर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगा दिया है। इसके अलावा हुगली के फुरफुरा शरीफ के ताकतवर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर है, जो खुद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी को अपनी ओर मिलाने के लिए ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ने बिसात बिछाई हुई है। 2011 में ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता मिली तो उसके पीछे ममता के नारे मां माटी मानुष ने जादू दिखाया था। वैसे तो ममता को बीते 10 साल में बंगाल में हर तबके का समर्थन मिला, लेकिन ममता जिसे सेकुलर राजनीति कहती रही है, बीजेपी उसे दीदी का मुस्लिम तुष्टीकरण कह के निशाने पर लेती रही है। ऐसे में 2021 में जब बंगाल में चुनाव होगा तो फैसला इस पर भी होगा कि क्या ममता का मुसलमानों के बीच समर्थन बरकरार रहा या नहीं, और फैसला इस पर भी होगा कि अगर 2021 में मुसलमानों के बीच दीदी लोकप्रिय बनी रही तो भी मुस्लिम वोट बिखरे तो नहीं। मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले बंगाल में मुसलमानों के वोट को लेकर इतनी बड़ी माथापच्ची इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के प्रभावी तौर पर मैदान में उतरने से एक और बीजेपी के हिंदुत्ववादी छवि की वजह से ध्रुवीकरण की गुंजाइश है, तो दूसरी ओर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल पर नजरें गड़ा दी हैं। अभी 3 जनवरी को ओवैसी हुगली के दौरे पर आए थे और उनकी फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी 21 जनवरी को कोलकाता में एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर ओवैसी बंगाल में एक ऐसी ताकत बनने की रणनीति बना रहे हैं कि एक मुश्त मुस्लिम वोट उन्हें ही मिले। ओवैसी और फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अपनी राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैदान अभी साफ नहीं है। ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के बाद बंगाल के ताकतवर इमाम एसोसिएशन ने एक सुर में ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को निशाने पर लिया था। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी ने इमाम एसोसिएशन को फौरन जवाब दिया था और पूछा था कि क्यों वो बंगाल में चुनाव न लड़ें, लेकिन बंगाल की राजनीति में मुसलमानों के वोटों की दावेदारी इतनी आसान भी नहीं होगी। फुरफुरा के अब्बास सिद्दीकी का ओवैसी साथ चाह रहे हैं, लेकिन फुरफुरा के दूसरे पीरजादा और बंगाल की राजनीति में पहले से पैठ रखने वाले पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने न सिर्फ ओवैसी पर यह कह के हमला बोला है कि उनके सफेद कपड़ों के पीछे गेरुआ रंग है, बल्कि अब्बास सिद्दीकी को झूठा और बेईमान बताकर वो हमलावर हुए हैं। तो पहली बात यह है कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी है, ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट है, तो इस सब की नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब टीएमसी या बीजेपी किसके खिलाफ? अभी अरे जब इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा, तो मैं तो पिक एंड चूज नहीं कर सकता ना मेरा अपोनेंट कौन होगा। हुगली के फुरफुरा के पीरजादा को अपने साथ मिलाने की बंगाल की राजनीति में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के 5 दिनों के बाद बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान भी अब्बास सिद्दीकी से मिलने गए थे। अब्दुल मन्नान ने माना था कि उनका अब्बास सिद्दीकी से मिलना राजनीतिक था और वो एक सेकुलर गठबंधन की कवायद में उनसे मिले थे। इस बीच टीएमसी का भी दावा है कि वो अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी के संभावित गठबंधन से डर नहीं रही। बंगाल में ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी फैक्टर से तृणमूल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन अभी नहीं हो सकता,
लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की तो चुनाव विश्लेषणों से साफ हुआ कि मुसलमान मजबूती से ममता के साथ खड़े रहे, जिसकी बदौलत वो 22 सीटें जीत सकी थी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब दूसरा पक्ष में लिखा है कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विद्वेष की बड़ी वजह अरब का प्रभाव है। बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमानों की संस्कृति एक होने के बावजूद बंगाली मुसलमान अरब संस्कृति और पहनावे की नकल करना चाहते हैं, जबकि बंगाली हिंदू उत्तर भारत की संस्कृति अपनाना चाहते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक इलियास शाह के दौर में रामायण और महाभारत का बांग्ला में अनुवाद तक कराया गया। जिस बंगाल में मुसलमान इतनी बड़ी ताकत में हो कि नतीजों को प्रभावित कर दे, वहां कौन सा राजनीतिक दल है जो उन्हें नजरअंदाज कर सकता है? इसलिए बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब अपनी राजनीतिक पैठ बनाई तो शायद ही कोई मौका आने दिया जब मुसलमान उनसे नाराज हो सके। मुसलमानों को अपने साथ रखने की ममता बनर्जी की कोशिशों को बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टिकरण नाम दिया और राजनीतिक तौर पर बीजेपी को ऐसे मौके मिलते भी रहे जब वो ममता को इस मसले पर घेर सके। मसलन बीते वर्षों में इमामों को मासिक भत्तों से लेकर दुर्गा मूर्ति विसर्जन में कथित पक्षपात को लेकर बीजेपी ममता को निशाने पर लेती रही। पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जय श्री राम के नारों पर ममता बनर्जी के कथित भड़कने को लेकर भी बीजेपी ममता पर हमलावर होती रही। लेकिन सच ये भी है कि बंगाल में मुसलमानों के वोट पाने की छिटपुट कोशिशें बीजेपी की तरफ से भी हुई है। जिस 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी हुगली में फुरपुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलकर राजनीति का नया समीकरण बनाने की कोशिशें कर रहे थे, उसी 3 जनवरी को वर्धमान में बीजेपी भी छोटे स्तर पर ही सही मुसलमानों का साथ लेने में जुटी थी। वर्धमान में बीजेपी कार्यालय में तकरीबन 100 मुस्लिम समुदाय के लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया था। बीजेपी ने बंगाल में बीते चुनावों में मुसलमान चेहरों को टिकट देकर संदेश देने की कोशिश भी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया। महफूजा खातून उस जागीपुर से बीजेपी उम्मीदवार थी जहां 61.7% आबादी मुस्लिम है। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर को भी टिकट दिया था। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी दोनों सीटों पर हार गई थी। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमान चेहरों को उतारा था। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 850 मुसलमान उम्मीदवार उतारे। इनमें से लगभग आधे उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। लेकिन मुसलमानों को टिकट देने के बीजेपी के ये आंकड़े राजनीतिक कम रणनीतिक ज्यादा लगते हैं। इसलिए बीजेपी पर ममता से लेकर लेफ्ट तक जिस चीज पर सबसे ज्यादा हमलावर है वो है बीजेपी का कथित सांप्रदायिक चेहरा। हाल ही में बीजेपी के नेताओं की ओर से बंगाल को गुजरात जैसा विकसित करने के दावे हुए तो ममता बनर्जी से लेकर पूरी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को 2002 की गुजरात हिंसा का आईना दिखाने लगी। बंगाल में बीजेपी जब ममता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीजेपी के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को ऐसे पेश किया जा रहा है ताकि मुसलमान वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ पड़े। अभी यूपी, मध्य प्रदेश और हिमाचल जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं तो टीएमसी के नेता बंगाल के मुसलमानों को ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में ऐसा कभी नहीं होगा। वो बंगाल में भी बीजेपी हुकूमत में आने से लव जिहाद का खिलाफ कानून बनाएगा और गोहत्या के बारे में नया कानून बनाएगा। आप शायद जानते हैं कि भारत में दूसरा जगह क्या है नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल में गोहत्या बेगर कानूनी नहीं है। बीजेपी को अगर बंगाल की राजनीति में मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिशें तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी बंगाल के राष्ट्रवाद को उभार रही है।
पिछले महीने जब अमित शाह बंगाल के दौरे पर आए तो खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसी शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने से राजनीतिक संकेत देना नहीं भूले थे। इस बीच केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह को मनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रवाद का जोर कारगर होगा या फिर ममता का मुस्लिम कार्ड, ये आने वाले दिनों की राजनीति से तय होगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर दो विचार एक साथ चलते हैं। एक विचार पारंपरिक है, वो ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाज और धार्मिक जो समानताएं हैं वही बंटे हुए हैं, इसकी वजह से दोनों में दरार रही है। दूसरी सोच कहती है कि बांग्ला संस्कृति में धर्म आड़े नहीं आया, दोनों धर्म एक साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन मन और मतभेद के पीछे ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीति थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन सियासी जीत के लिए वही नीति रीति बन गई। फायर ब्रांड लीडर ओवैसी का बंगाल के सियासी घर में जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, टीएमसी से बड़ा रिएक्शन आया। हैदराबादी भाईजान के चुनावी सपनों की राजनीतिक व्याख्या के साथ तंज वाली टीका टिप्पणी से स्वागत हुआ। हमला सीधे ममता दीदी ने बोला। क्या दीदी के मुसलमान भाईजान पर मेहरबान हैं? क्या बंगाल में दीदी को हराने पहुंचे हैं ओवैसी? क्या 2 से 5% का स्विंग निर्णायक होगा? क्या ओवैसी भाईजान बंगाल में वोट कटवा है? क्यों ओवैसी पर लगा बीजेपी की बी टीम का आरोप? इन सवालों की संपूर्ण व्याख्या से पहले वोट कटवा कहने वालों को भाईजान ने क्या सीधा संदेश दिया, वो भी गौर से सुनिए। भाई आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं, हम इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को। यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसे जीती? ओवैसी अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं, जानते हैं, तभी तो बंगाल में कदम रखा तो गाड़ी का दरवाजा सीधा फुरफुरा शरीफ के दर पर खुला। कहने को जियारत करने गए थे, लेकिन तस्वीरों ने पूरी सियासी पिक्चर बयां कर दी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ भाईजान की मीटिंग का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंच गया। चुनावी गठबंधन की शर्त और सीट क्या होगी, लेकिन ओवैसी की सियासी तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी हेडलाइन ओवैसी बन गए। बंगाल के मुसलमान भाईजान पर कितना मेहरबान होंगे ये वक्त ही बताएगा, लेकिन बंगाल की जमीन पर जड़े जमाने पहुंचे ओवैसी के तर्क और तथ्य का जवाब किसी के पास नहीं। आखिर 2019 में बीजेपी 18 सीट कैसे जीती? 2019 में ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। बंगाल में दीदी के बागी बीजेपी में क्यों गए? हैदराबाद के भाईजान की पॉलिटिकल फिलॉसफी के नजरिए से बंगाल को समझें तो पूरी रणनीति आपको समझ में आएगी। जहां जहां भगवा ब्रिगेड के कदम मजबूत हो रहे हैं, वहां वहां ओवैसी मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हैं। ओवैसी ने यही प्रयोग बिहार में किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के परंपरागत वोटरों में ओवैसी ने बड़ी सेंध लगा दी। ओवैसी की पार्टी भले ही किशनगंज में हार गई, लेकिन 5 नई जगहों पर उसे जीत मिली। इसमें से 4 सीटें कोचधामन, अमौर, बैसी और बहादुरगंज है, जो बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। जो लोग ओवैसी को वोट कटवा के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें भाईजान की फ्यूचर पॉलिटिक्स के त्रिकोण को समझना होगा। पूर्वी भारत के 3 राज्यों पर पूरा फोकस है। बंगाल, बिहार और झारखंड पर नजर है। उत्तर पूर्वी झारखंड का पाकुड़ और साहिबगंज जिला, उत्तर पूर्व बिहार का पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, उत्तर और मध्य बंगाल का उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम। उत्तर भारत में इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 9 जिलों में 2 करोड़ 74 लाख आबादी है, जिसमें 50.63% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी का सीधा टारगेट है
मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करना, चाहे वो किसी क्षेत्र में क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो। शतरंज की बिसात पर घोड़े की चाल अलग होती है। वजीर हाथी या ऊंट की तरह घोड़ा ज्यादा दूर तक मार नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी दिशा में ढाई घर की चाल से दुश्मनों को चित कर देता है। घिरे होने के बावजूद छलांग लगाकर ढाई घर चल सकता है। सरल शब्दों में समझें तो उसे रोकना कठिन है। बंगाल की सियासत में एक ऐसे ही घोड़े की चाल ने बड़े बड़ों की नींद उड़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन शुरू से रहा है, लेकिन अब से चंद वर्षों पहले तक उसकी पहचान हैदराबाद की एक क्षेत्रीय पार्टी की ही थी। AIMIM ने कुछ वर्षों से पहले कभी हैदराबाद से बाहर निकलने की गंभीर कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब पार्टी के नाम को अमली जामा पहनाने के लिए उसके ऑल इंडिया विस्तार की महत्वाकांक्षाएं रखने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी राजनीतिक लाइन यह है कि अब तक मुसलमानों के मसीहा बनने वाले दलों और नेताओं ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना है और वो उन्हें सच्चा राजनीतिक हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल मिशन को लेकर राजनीति का पारा गर्म है। दिसंबर 2020 में ओवैसी ने बंगाल के प्लान को अभी सामने रखा भी नहीं था, सिर्फ इरादे ही जताए थे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओवैसी के खिलाफ हमला बोलने मैदान में आ डटी थी। ममता ने बड़ा आरोप लगाया था कि ओवैसी तो बीजेपी से पैसा लेकर बंगाल में सेकुलर वोट बांटने आ रहे हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনেও প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে, হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ओवैसी पर ममता का ऐसा राजनीतिक हमला बता रहा है कि ओवैसी की ताकत से वो परिचित हैं। मुसलमान वोटों को अपने पक्ष में करने की ओवैसी की काबिलियत का सबसे ताजा उदाहरण नवंबर 2020 में आए बिहार के नतीजे हैं। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल की 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी और बिहार चुनाव का एक विश्लेषण ये कहता है कि ओवैसी ने ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का गणित बिगाड़ दिया। इसलिए जब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिशें हो रही हैं, तो ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी रणनीति के तहत और चुनाव लड़ने के अपने हक के तहत चुनाव लड़ता हूं। वोटर किसी का होस्टेज नहीं है, जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। वैसे बंगाल में ओवैसी ने फुरफुरा के जिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को अपने पाले में लेने की कोशिश की है, उसके मायने समझने की कोशिशें की जा रही हैं। अब्बास सिद्दीकी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन फुरफुरा के पीरजादों में राजनीतिक तौर पर ज्यादा ताकत तोहा सिद्दीकी रखते हैं। तोहा सिद्दीकी ने 2009 लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन तोहा सिद्दीकी राजनीति से करीबी बनाए रखते हुए भी इस बात को लेकर फिक्रमंद रहे हैं कि उन पर सीधे तौर पर किसी पार्टी का टैग न चस्पा हो। अब तोहा सिद्दीकी ने सीधे तौर पर ओवैसी के बंगाल के इरादों को लेकर उन पर सवाल उठाया है, लेकिन ओवैसी इससे प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। ज्यादा बड़ी राजनीतिक ताकत होने की ओवैसी की कोशिशें उन्हें लगातार सक्रिय रख रही हैं। नवंबर 2020 में बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, तो 2014 और 2019 के महाराष्ट्र चुनावों में AIMIM ने 2-2 सीटें जीती। महाराष्ट्र के दोनों चुनावों में 13-13 सीटें ऐसी रहीं जहां AIMIM को 10% से ज्यादा वोट मिले।
एआईएमआईएम यूपी में भी सुखदेव राजभर के साथ मिलकर राजनीतिक ताकत बनने की हसरत रख रहे हैं। आने वाले दिनों में ओवैसी बंगाल में क्या कर सकेंगे ये तो बाद की बात होगी, लेकिन ओवैसी की बंगाल एंट्री ने राजनीतिक खलबली तो मचा ही दी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1958 में पुरानी एमआईएम नाम से पहले ऑल इंडिया शब्द जोड़ा था। अब्दुल वाहिद ने उसी साल पार्टी की कमान संभाली थी। पार्टी हैदराबाद की सरहदों को नहीं लांघ सकी। असदुद्दीन ओवैसी को विरासत में पार्टी मिली तो हैदराबाद से बाहर उन्होंने कदम रखना शुरू किया। पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार और अब बंगाल। आखिरकार 62 साल बाद ओवैसी की अगुवाई में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने नाम के आगे ऑल इंडिया को सार्थक किया। 2021 का चुनावी दंगल सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ा जा रहा है। चुनावी दंगल की फाइनल डेट अभी कोई नहीं, लेकिन चुनाव में अलकायदा का एंगल आ गया। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है यह सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटिका बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। गवर्नर का खुलासा बड़ा है और इस खुलासे पर सियासत भी दो पार्टियों के बीच हो रही है, क्योंकि बंगाल में लंबे अरसे तक राज करने वाली वाम दल और कांग्रेस राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गई। आज बंगाल में बीजेपी नंबर 2 पार्टी तक पहुंच गई, लेकिन आगे क्या होगा आप 2019 के प्रदर्शन से कुछ हद तक 2021 की सियासी पिक्चर समझ सकते हैं। ममता के गढ़ में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीट जीती, जबकि तृणमूल 22 सीट जीती। अगर इसे विधानसभा में बांटें तो भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर जीती, जबकि तृणमूल 164 सीटों पर। 294 सीटों वाली विधानसभा में मैजिक फिगर 147 है। दरअसल लेफ्ट चुनाव में तृणमूल के हाथों अपनी सियासी जमीन खोता गया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने मुख्य विपक्ष के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया। 2014 और 2019 के वोट पैटर्न को देखें तो बंगाल का आगामी चुनाव बहुत कुछ कहता है। बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में साल 2014 में तृणमूल को 51% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 33.3%। लेकिन 2019 में तृणमूल 11.1% पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी 88.9% पर। दूसरा इलाका है जंगल महल। यहाँ पर साल 2014 में 90% वोट तृणमूल को मिला, जबकि सिर्फ 2.5% बीजेपी को। लेकिन 2019 में तृणमूल 25% पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी को 75% वोट मिला। ऐसे ही नॉर्थ बंगाल में 2014 में 29.6% तृणमूल को मिला, 7.4% बीजेपी। लेकिन 2019 में तृणमूल को 27% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 48.1%। अगर सेंट्रल बंगाल को देखें तो 2014 में 30.3% तृणमूल को मिला था, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। लेकिन 2019 में तृणमूल 66.7% और बीजेपी 18.2%। वहीं दक्षिण बंगाल में साल 2014 में 87.4% तृणमूल को मिला, बीजेपी को सिर्फ 7.2%, जबकि 2019 में 71.3 तृणमूल को और 28.7% बीजेपी को मिला। बंगाल में बीजेपी ने अपनी सियासी जड़ें 2 फेज में जमाई। पहला फेज 2014 का, जिसमें बीजेपी ने लेफ्ट के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए बढ़त बनाई, और 2019 में तृणमूल के वोट बैंक पर हमला बोला। भले ही तृणमूल का वोट शेयर बढ़ा हो, लेकिन हिल, नॉर्थ बंगाल और जंगल महल इलाके में उसे पीछे छोड़ दिया। 2021 में बीजेपी का पूरा जोर दक्षिण बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करने का है। एक सर्वे के मुताबिक बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का वोट स्विंग समझिए। लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी और तृणमूल को शिफ्ट हुआ। ट्रेडिशनल लेफ्ट के वोटर 2019 में 39% बीजेपी में शिफ्ट हुए, 31% टीएमसी में। कांग्रेस के वोटर 32% बीजेपी की तरफ, जबकि 20% टीएमसी में शिफ्ट हुआ। आज तक
बंगाल क्रांति की धरती है, जिसकी मिट्टी में ही बगावत है, जिसके लहजे में विरोध है, जिसकी हवाओं में बेबाकी है, जिसकी किस्मत इनकलाब जिंदाबाद से लिखी गई। बंगाल का अतीत और आज स्वर्णिम अध्याय को समेटे हुए है। बंगाल ने 1905 में अंग्रेजों वाला बंटवारा देखा, 1947 में जिन्ना वाला बंटवारा देखा, लेकिन बंगाल ने अपनी संस्कृति और संस्कार को नहीं छोड़ा। एक बार फिर बंगाल के ईमान धर्म की कड़ी परीक्षा है, जिसमें पास कौन होगा, फेल कौन होगा कहना मुश्किल है, लेकिन टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।